सबसे बड़ा इशू ब्यूरोक्रेसी का ही है, क्योंकि महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी भी एक तरीके से है कि वो भी पॉलिटिकल खांचों में बहुत बुरी तरह से डिवाइडेड रही है। उत्तर प्रदेश में हम देखते थे ना, जिस तरह से सरकारें या मुख्यमंत्री बनते थे उसके हिसाब से ब्यूरोक्रेट बन जाते थे, तो महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी भी वही है। और देवेंद्र फडणवीस इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है कि जब तक मैं इनको एक सिग्नल दे के नहीं रखूंगा और इनको अपनी हद में नहीं रखूंगा। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि धनंजय मुंडे को ये लगता था कि गोपीनाथ मुंडे उनको विरासत दे देंगे, तो उनका जो पंकजा मुंडे और उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, गोपीनाथ मुंडे ने वो विरासत तो 2014 में अपनी बेटी को दे दी। धनंजय मुंडे उससे पहले 2012 और 2013 में एनसीपी में चले गए और शरद पवार के पास चले गए। और शरद पवार के पास जाने के बाद पंकजा और धनंजय के जो डिफरेंसेस थे, पंकजा और धनंजय के डिफरेंसेस इसलिए कम हुए क्योंकि पंकजा बुरी तरह से कमजोर हो गई। एक तो वो चुनाव हार गई, उस चुनाव हारने के बाद वो विधान परिषद में आई, और धनंजय मुंडे लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसे में पंकजा फिर लोकसभा भी हारी और धनंजय मुंडे लगातार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में पंकजा के पास कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और दूसरी बात मैं बताऊं तो महाजन मुंडे परिवार का जो एक दबदबा या कहें कि राजनीतिक वर्चस्व हुआ करता था, एक छत्र राज्य था महाराष्ट्र की राजनीति में, वो पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म हो गया है। पूनम महाजन का टिकट डिनाय हो गया, पूनम महाजन को टिकट नहीं मिला, उनकी जगह उज्ज्वल निकम को टिकट मिल गया। पंकजा मुंडे लगातार 2 चुनाव हार गई। तो ऐसे में महाजन मुंडे परिवार बचा कहाँ। तो मेरे ख्याल से धनंजय मुंडे के इस्तीफे को पंकजा मुंडे को ऐसा लगा होगा कि शायद मेरे लिए एक तरह का नया रिवाइवल है, क्योंकि इन परिस्थितियों के बाद धनंजय मुंडे जो एक बहुत अच्छे मराठी के वक्ता हैं, बहुत शानदार बोलते हैं, वो उनकी पॉलिटिकल क्लाउड इतना डाउन हुआ है कि एक के बाद एक नई कंट्रोवर्सी में फंसते जा रहे हैं। वैसे भी वो विवादित कैरेक्टर हैं। आज उनका एक दूसरा मामला भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कोर्ट के अंदर बाकायदा एफिडेविट दिया है कि उनके ऊपर ये आरोप लगाया है एक महिला ने कि इनके साथ मेरे बच्चे हैं, और उन्होंने 2 लाख रुपए मैंने उनसे एल्यूमनी मांगी है। हाल आज ही की रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे के कहा है कि वो म्यूचुअल था, मेरा इनसे इस तरह का कोई ऐसा नहीं है कि मैं इनको एल्यूमनी दूं। तो एक के बाद एक विवाद में वो लगातार घिरते जा रहे हैं। ऐसे में धनंजय मुंडे का आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको भी हमको समझना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमको देखना पड़ेगा। पंकजा मुंडे को ये लगता था कि मैं गोपीनाथ मुंडे की बेटी हूँ, बीजेपी का जो कोर वोट है वो ओबीसी है, तो नेचुरल हियर हूं मैं, मतलब अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री पद पर दावा पहला मेरा होगा। ये ऐसे कई लोग थे। दिल्ली ने तय किया, एक एक करके देवेंद्र फडणवीस के रास्ते की जितनी बाधाएं थी सबको अलग किया, वो चाहे खड़से हों, चाहे तावड़े हों, चाहे पंकजा मुंडे हों, इन सबको कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस ही नेता होंगे। तो उनका रास्ता आसान करने में, हम ये 2014 से 19 के बीच की बात कर रहे हैं, उस समय जो है पूरा सपोर्ट दिल्ली का देवेंद्र फडणवीस को था। पंकजा मुंडे इसको रिकंसाइल नहीं कर पाई थी। तो 2019 में जब चुनाव हार गई तो पहला सेटबैक लगा, अभी लोकसभा का चुनाव फिर हार गई, दूसरा सेटबैक था। तो उनको लग रहा था धनंजय मुंडे बहुत आगे निकल गए। धनंजय मुंडे अगर बीजेपी में रहे होते तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होती। लेकिन जैसे बीजेपी के सरकारों के लिए कहते हैं कि भाई रियर व्यू मिरर में दिल्ली को देख देख कर फैसले लिए जाते हैं, इस सेंस में उनको हम हर चीज के लिए कोई मैंडेट नहीं लेना पड़ता। बिल्कुल नहीं, ऐसी चीज़ों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। वो एकदम अपने हिसाब से। एक तो पहली बात ये सौरभ कि वो इस माइंडसेट के हैं भी, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंडसेट के हैं देवेंद्र फडणवीस। दूसरी चीज़ कि टॉप लीडरशिप के भरोसेमंद ऑलरेडी हैं, बार बार ट्रैक रिकॉर्ड आपको अपना प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ कि संघ के साथ भी बहुत लाड़ले हैं संघ के। चौथी चीज़ कि जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन है, उनको ऐसा लगता है कि ये मैंने अर्न किया है, ये मुझे गिफ्ट नहीं दिया गया है, इसको मैंने हासिल किया है। और बहुत उससे वो कॉन्फिडेंस आता है, उससे वो कॉन्फिडेंस आपको आता है कि यार, जैसे थ्रू आउट सौरभ, नतीजों के बाद और बनने तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब उनको ये डाउट हुआ हो कि मेरे नाम के अलावा किसी और नाम का भी विचार चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अभी के दौर की बीजेपी में कोई व्यक्ति इतना निश्चिंत हो कि मैं ही मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा। 2 चीजें सौरभ, में बहुत कम है, सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा। आदमी एक तो लगातार मेहनत करे, और दूसरा वो जो दांव चल रहा है वो लगातार कामयाब हो, तो उसका एक बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है उसकी पूरी पर्सनालिटी पे। और इस मामले में देवेंद्र फडणवीस साहब बहुत लकी है। नहीं, दाव तो सारे फिट बैठ रहे हैं उनके। सवाल ये कि बाजी कितनी बड़ी है। बाजी तो लंबी बाजी बड़ी है, लेकिन उसमें समय है।